ओएनजीसी के शेयर में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। स्टॉक 140 रुपये के आसपास बंद हुआ है। और दोस्तों ये आज की बात नहीं है, पिछले एक महीने से स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है। स्टॉक जो 118 रुपये के आसपास था 8 सितंबर के आसपास, अब वो 140 रुपये आ गया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में, कहें तो 20 दिनों के आसपास, स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है। 20 दिनों में 20% का रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। तो दोस्तों क्या स्टॉक यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है? ये सब चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम दोस्तों ये देखेंगे कि क्या अभी ट्रिगर बन रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। फिर हम एक बार फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक के कि कैसे हैं, और फिर एक बार टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे कि स्टॉक कोई पैटर्न दिख रहा है या नहीं उस पर दोस्तों। तो जो पहले ट्रिगर बन रहा है पहला स्टॉक के लिए, वो ये है कि जो नेचुरल गैस प्राइसेस हैं वो उनका जो रेट है बाजार में बढ़ रहा है। अब ओएनजीसी का जो मेन काम है वो है ऑयल और नेचुरल गैस को निकालना ज़मीन से और उसको आगे बेचना। अभी फ़िलहाल इंडिया में जो रेट है नेचुरल गैस का, जो कि गवर्नमेंट हर साल 2 बार सेट करती है, 2 बार फिक्स करती है, वो भी चल रहा है। करंट रेट जो चल रहा है दोस्तों वो है $1.79 पर MMBTU। अब जो इंटरनेशनल मार्केट है दोस्तों, उसमें नेचुरल गैस का प्राइस पहुंच चुका है $5 के ऊपर। और क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही जो गवर्नमेंट का रिव्यू पीरियड है वो आने वाला है, तो उसमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहाँ से एक अच्छा खासा रेट बढ़ाएगी नेचुरल गैस का इंडिया में। तो वो एक चीज़ पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। जो सभी ब्रोकरेज हाउस हैं उनका मानना है कि अभी जो गवर्नमेंट का रिव्यू पीरियड आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें हो सकता है कि $3 के आसपास रेट कम जो गवर्नमेंट है वो सेट कर दे, जो कि अभी $1.79 चल रहा है। दोस्तों जो ब्रोकरेज हाउसेस का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखें तो जो भी अगर $1 का रेट बढ़ता है MMBT जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, तो उससे करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का एक इम्पैक्ट आता है ओएनजीसी के प्रॉफिट में। ये सब कैलकुलेशंस है। तो अगर $1.79 से $3.15 तक चला जाता है रेट, तो उम्मीद है कि 3 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है ओएनजीसी के प्रॉफिट में। जो कि इसलिए दोस्तों ये एक ट्रिगर बन रहा है कंपनी के शेयर्स के लिए, क्योंकि एक इससे एक बूस्ट आ जाएगा एकदम कंपनी के प्रॉफिट्स में। उम्मीद है कि अभी रेट हाइक हो सकता है नेचुरल गैस का दोस्तों। वो जो अभी अक्टूबर पीरियड आने वाला है, ऐसा नहीं है कि उसी में हो सकता है, उसके बाद फिर अप्रैल में पीरियड आएगा जिसमें गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। तो उम्मीद है कि उसमें भी जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो हाइक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, क्योंकि सप्लाई है नहीं और डिमांड अच्छी खासी आ रही है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस के वो अच्छे खासे ऊपर के भाव पे हैं। तो उम्मीद है कि जो अप्रैल पीरियड में आएगा फिर रिव्यू पीरियड गवर्नमेंट का, उसमें भी हाइक कर सकती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से एक ये पॉजिटिव चीज़ बन जाती है कंपनी के लिए कि उनका जो मार्जिन, अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं यहाँ से, तो कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। दोस्तों जो दूसरी चीज़ चल रही है जो ट्रिगर है स्टॉक के लिए, वो ये है कि जो कंपनी क्रूड ऑयल भी बना के क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करती है, निकालती है ज़मीन से और फिर उसको आगे बेचती है। क्रूड ऑयल का भी जो दाम है दोस्तों वो $75-80 के आसपास चल रहा है, $75-80। और यहाँ से उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है ब्रोकरेज हाउसेस की सभी की, कि हो सकता है ये भाव $85 या $90 तक भी पहुँच जाए। अगर प्राइस बढ़ता है क्रूड ऑयल का, तो ये ओएनजीसी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी, क्योंकि इससे भी जो कंपनी के मार्जिन्स है उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्ट ही बढ़ेगा दोस्तों। अच्छा खासा एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद है ओएनजीसी के प्रॉफिट्स में। तो ये एक चीज़ें बन रही है पॉजिटिव ट्रिगर्स स्टॉक के लिए, जिसकी वजह से होता है कि स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आ रही हो भी। तो दोस्तों अब ओएनजीसी के फंडामेंटल्स जानने के लिए मैंने screener.in की वेबसाइट खोल ली है, जिसमें हम थोड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देखेंगे कि ओएनजीसी का भी फ़िलहाल क्या चल रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें अभी फ़िलहाल जो ओएनजीसी की बुक वैल्यू है वो 1.176 है, और कंपनी का जो भाव है इसमें 136 दिखा रहा है, लेकिन ये अभी 140 रुपये हो चुका है, जैसा दोस्तों हमने अभी देखा। तो कंपनी का शेयर अभी बुक वैल्यू से नीचे में काम कर रहा है दोस्तों। जो पी रेशियो है वो कंपनी का 8 है, जो कि एक अच्छा खासा रेशियो है, क्योंकि 10 के नीचे है स्टॉक। और दोस्तों अभी जो कंपनी के लास्ट के 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, उसके हिसाब से कंपनी का जो ROC ही है और जो ROE है वो 10% से 7 से 10% है, जो कि ठीक ठाक अच्छा ही है दोस्तों। और कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो दोस्तों 2.65% है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन पिछले 1-2 साल में जब से कोरोना वायरस हुआ दोस्तों चालू,
उसमें कंपनी ने डिविडेंड कम ही दिया है, तो इसलिए वो डिविडेंड यील्ड अभी कम शो हो रही है। कंपनी ने पिछले 1-2 साल से अच्छा खासा डिविडेंड नहीं दिया है। अगर स्टॉक के डेब्ट टू इक्विटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो भी एक अच्छा खासा है। 0.6 जो है वो एक सही है, एक के नीचे है, तो कह सकते हैं कि जो रेशियोज़ हैं वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं स्टॉक के लिए, जो भी करंट प्राइस है उसके हिसाब से। अब दोस्तों बात करें कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके, तो जो सेल्स है 2010 में 95,000 करोड़ रुपए के आसपास थी दोस्तों, जो कि अब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो कि 19,000 करोड़ रुपए के आसपास था, अब वो 22,000 करोड़ रुपए है। तो सेल्स में तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया दोस्तों, ग्रोथ दिखाई है कंपनी में। लेकिन जो हम बॉटम लाइन की बात करें यानी नेट प्रॉफिट की, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं रही है, जो कि एक रीज़न है कि स्टॉक का जो शेयर परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों का वो क्यों इतना अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। तो कहे तो सेल्स ग्रोथ के साथ जो कंपनी के मार्जिन्स है वो इतने नहीं बढ़ पाए दोस्तों। अब बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों कि बैलेंस शीट कैसी दिखती है, तो कंपनी की जो 2010 में बैलेंस शीट का साइज़ देखे तो वो करीब 1,65,000 करोड़ रुपए के आसपास था दोस्तों, जो कि अब 5,40,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एक ये अच्छा खासा ग्रोथ है। इसमें अगर हम रिजर्व्स देखें जो कि बुक वैल्यू आपकी होती है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे 2010 के आसपास, और अब ये 2 लाख करोड़ रुपए हो गए। 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए हो गए, आपकी बुक वैल्यू जो है वो डबल हो गई है, रिजर्व्स आपके डबल हो गए हैं। तो एक ये अच्छी जंप है, अच्छी बैलेंस शीट में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, बैलेंस शीट आपकी ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो दोस्तों उसमें भी एक ग्रोथ ही है, तो सब चीज़ें बैलेंस शीट में सही दिखती है, जो कि अभी शेयर प्राइस है उसके हिसाब से। अब अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है जो कि गवर्नमेंट है, उसकी होल्डिंग ऐसी चल रही दोस्तों, 67 के आसपास थी 2 साल पहले, लेकिन अब 60% है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग सही है कंपनी में, और FII DIS की होल्डिंग भी सही है दोस्तों। DIS में जो मेन शेयर्स ओन करते हैं वो LIC है, ICICI है, और दोस्तों CPSC, और आपका इतना कुछ नहीं है DI होल्डिंग में, और FII होल्डिंग में शायद आपका नाम दिखेगा ही नहीं, जिसका मतलब यह है कि एक जो भी FII शेयर्स ओन करते हैं उनका 1% से कम शेयर्स हैं, वो कंपनी के 1% से कम शेयर्स ओन करते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम शो नहीं हो रहा है। जिनका 1% से जो 1% से ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं उन्हीं का नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में विजिबल होता है दोस्तों। और अगर पब्लिक होल्डिंग में बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में इंडियन ऑयल आपकी IOC के पास है शेयर्स 8%, और फिर आपकी गेल के पास है 2.5%। तो दोस्तों कहे तो बाज़ार में इतनी होल्डिंग नहीं है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है, प्रमोटर होल्डिंग भी स्ट्रांग है, और बाज़ार में इतने शेयर्स नहीं है, तो सब चीज़ें बढ़िया लगती है जो कि अभी शेयर प्राइस है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कुछ बढ़ा नहीं है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, जो कि एक रीज़न है कि शेयर प्राइस अंडर परफॉर्मेंस क्यों रहा है दोस्तों पिछले कुछ सालों में। एक और रीज़न जो कि स्टॉक क्यों नहीं बढ़ पाया अच्छी तरह पिछले कुछ सालों में दोस्तों, वो ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाया है। मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता हूँ एक बार। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, 2010 के आसपास 28,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो आ रहा था कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, अब वो आ रहा है 70 से 50,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो कैश फ्लो तो बढ़िया आ रहा है कंपनी का, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी सही से एलोकेट नहीं कर पाई है। कहे तो गवर्नमेंट की तरफ से डिविडेंड यील्ड का रहता है कि आप डिविडेंड बांटिए जितना हो सके, और बहुत सारी जो कंपनी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ONGC अपनी जो कैपिटल है उसको सही से एलोकेट नहीं कर पाई है, जो कि एक और रीज़न है कि शेयर प्राइस थोड़ा अंडर परफॉर्मेंट क्यों रहा है पिछले कुछ सालों में। तो फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, तो फंडामेंटल्स ठीक है, जो कि शेयर प्राइस है अभी 140 रुपये, उसके हिसाब से सही है सब चीज़ें। कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है, जो भी बैलेंस शीट है, सब चीज़ें सही है स्टॉक की। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है टेक्निकल चार्ट दोस्तों स्टॉक का पिछले 1 साल का। अब इसमें मैंने लाइन नहीं खींची है, तो हो सकता है आपको चीज़ ना दिख रही है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों इसमें मैंने वो लाइन बनाई है, लाइन मैंने खींच दी है इसमें। अब इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है दोस्तों, पिछले 1 साल में जो ONGC का शेयर है वो अच्छा खासे एक चैनल में चल रहा है दोस्तों। जो ये मैंने ऊपर और नीचे की लाइन है दोस्तों, इसी चैनल में स्टॉक चल रहा है पिछले 1 साल से, और इसको ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। नीचे आता है दोस्तों तो सपोर्ट ले लेता है और फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाता है। अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक फिर प्रेशर देख लेता है और फिर दोस्तों फिर वो नीचे आ जाता है। अब फिलहाल स्टॉक फिर से नीचे आया था दोस्तों यहाँ पे 110 रुपये के आसपास, और वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अब स्टॉक ऊपर जा रहा है। और अब स्टॉक जो ये चैनल है इसका जो अपर एंड है दोस्तों, उसके बहुत नियर है उसको ब्रेक करने में। तो जो ये पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसके हिसाब से देखें
तो हो सकता है अब यहाँ से 145 और 150 रुपये का स्तर ऐसे स्तर है जहाँ से स्टॉक हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर देखे और स्टॉक वहाँ से फिर से घूम जाए, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों इस स्टॉक ओएनजीसी का इस चैनल से बाहर निकल जाता है और इसके ऊपर चला जाता है, टिक जाता है दोस्तों इसके ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ बन जाएगी स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक अपने पिछले 1 साल का जो चैनल है उसको ब्रेक कर देगा। अब अगर स्टॉक 145 इस जो भी तेजी आ रही है इसी में 145 150 के ऊपर चला जाता है और टिक जाता है दोस्तों, तो वहाँ से क्या स्तर बनेंगे स्टॉक के लिए। मैंने जो दूसरे पिछले इनके टेक्निकल चार्ट्स देखे हैं स्टॉक के पिछले कुछ और सालों का, उसके हिसाब से देखें तो फिर 150 रुपये के बाद स्टॉक के लिए 180 रुपये की एक 150 से 180 की रेंज बनती है, जिसमें स्टॉक घूमता है। स्टॉक 180 रुपये तक चला जाता है काफ़ी बार। तो अगर 150 रुपये के ऊपर टिकता है और जो इनका अभी ट्रिगर्स बन रहे हैं वो सही चीज़ें चलती रहती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा एक प्राइस बढ़ता है, तो वो दोस्तों एक सही चीज़ रहेगी कंपनी के शेयर्स के लिए। और हो सकता है स्टॉक 180 रुपये तक चला जाए। अगर एक कंपनी का शेयर अभी जो तेज़ी आ रही है उसी में 145 150 का जो इसका रेजिस्टेंस हो सकता है उसको ब्रेक करके ऊपर टिकता है दोस्तों। अगर नहीं टिक पाता है तो फिर दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर बन जाए, वरना इसके ऊपर टिकने के बाद दोस्तों 150 की बात करें तो 150 के ऊपर टिकने के बाद 150 से 180 की रेंज है जिसमें स्टॉक घूम सकता है और 180 रुपये तक जा सकता है दोस्तों। तो 180 रुपये का टारगेट होना चाहिए आपका अगर 150 रुपये के ऊपर जाता है स्टॉक। और जैसे हमने बुक वैल्यू भी देखी कंपनी की, वो भी 176 के आसपास थी, तो उसके हिसाब से भी एक बनता है कि हाँ बुक वैल्यू तक भी हो सकता है स्टॉक चला जाए, बुक वैल्यू के नीचे दोस्तों। तो कुल मिला के देखें तो अभी स्टॉक के लिए एक नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में बनने वाला है कि 145 150 रुपये का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर चला जाता है स्टॉक तो फिर 180 रुपये का टारगेट बन सकता है स्टॉक में। अगर कोई और अपडेट आता है दोस्तों ओएनजीसी के शेयर के बारे में तो हम उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़रूर। ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।